अगर आप यह सोचते हैं कि अगला विश्व युद्ध सिर्फ मिसाइलों से लड़ा जाएगा तो एक बार ग्लोब घुमाकर हिंद महासागर को देखिए, जहां पहले से जंग छिड़ चुकी है, जहाज़ों, बंदरगाहों और छुपे हुए सौदों के बीच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तर्क भारत और यह है जियो डिकोड का एक ऐसा एपिसोड जो आपकी भू राजनीतिक समझ को झकझोर देगा। आज हम बात कर रहे हैं उस समुद्र की जो ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे गहरा, लेकिन फिर भी दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियां भारत, चीन और अमेरिका इसके लिए एक खामोश लेकिन खतरनाक जंग लड़ रही हैं। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, लेकिन आज यह सबसे ज्यादा रणनीतिक महत्व रखता है। क्यों? हर दिन दुनिया के 80% समुद्री तेल का व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह महासागर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। यहाँ पर मौजूद है दुनिया के सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट्स, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो भारत, चीन और आसियान के लिए लाइफलाइन है, और वेब अल मंडेब जो रेड सी को जोड़ता है। इसलिए हिंद महासागर को कहा जाता है ऑयल सुपर हाईवे ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं चीन की, जिसे हिंद महासागर में आने में कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक दावा नहीं है, लेकिन आज वह यहाँ सबसे बड़ा आक्रामक ताकत बनकर उभरा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, यह वो रणनीति है जिसमें चीन ने एक के बाद एक समुद्री मोती की तरह बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया है। ग्वादार पाकिस्तान, सी पैक का समुद्री दरवाजा है। हम्बनटोटा श्रीलंका का 99 साल की लीज पर चीन के पास है। फिर बात करते हैं हम कयमकपयू, ये म्यांमार का है, तेल पाइपलाइन का बेस बना हुआ है। जिबूती, चीन का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा। तो मालदीव और सेशेल्स, जहां चीन निवेश के बहाने पैर जमा रहा है। इन सभी मोती को जोड़ दीजिए तो चीन का एक समुद्री हार बनता है जो भारत को चारों ओर से घेर रहा है। यही है उसका असली मकसद, भारत को समुद्र में कूटनीतिक तौर पर घेरना। लेकिन भारत भी सोया नहीं है। भारत की सागर नीति, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हिंद महासागर को भारत की प्राकृतिक जिम्मेदारी मानती है। भारत ने क्या किया? अंडमान एंड निकोबार कमांड को सशक्त किया, जिससे मलक्का स्टेट पर सीधी नजर रहती है। चाबहार पोर्ट ईरान को विकसित किया ताकि ग्वादार का मुकाबला किया जा सके। मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जरिए भारत ने एक समुद्री गठबंधन खड़ा किया, और अब भारत बना रहा है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, चीन के मोतियों के जवाब में अपने मोती, जिसका मकसद है चीन के समुद्री वर्चस्व को काउंटर करना। अब एंट्री होती है सुपर पावर अमेरिका की, जिसे कभी लगता था कि हिंद महासागर उतना जरूरी नहीं, लेकिन अब वह हर कदम पर मौजूद है। अमेरिका ने डियागो जॉर्जिया बेस को और भी मजबूत किया है, जो भारत के दक्षिण में समुद्र के बीचों बीच है। अमेरिका क्वाड का सबसे आक्रामक सदस्य बनकर उभरा है, विशेषकर चीन को कंटेन करने के लिए। ऑकस गठबंधन यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के तहत न्यूक्लियर सबमरीन शेयरिंग, मतलब सीधा संकेत है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक को मिलिट्री डोमेन बना चुका है। अमेरिका अब खुलकर कहता है कि 21वीं सदी का सुरक्षा भविष्य इंडो पैसिफिक से तय होगा।
अब तक हमने समझा कि कैसे भारत, चीन और अमेरिका हिंद महासागर को लेकर अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां रणनीतियां धरातल पर टकराने लगती हैं। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में भारत का असली खुफिया और सैन्य मोती बन चुका है। यहां से भारत की नजर सीधे मलक्का स्ट्रेट पर है, वो सकरा समुद्री रास्ता जिससे चीन का 60% तेल आयात होकर आता है। इस स्ट्रेट को भारत चाहे तो ब्लॉक कर सकता है और यही बात चीन को चैन की नींद नहीं सोने देती। इसलिए चीन ने म्यांमार में कयोक्कफई पोर्ट विकसित किया और वहां से यूनान तक एक पाइपलाइन बना दी ताकि उसे भारत पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन भारत ने जवाब में अंडमान में ट्राई सर्विस कमांड को सशक्त किया और अपनी नेवी की अंडर वाटर सर्विलांस की क्षमता बढ़ाई। 2022 में भारत ने न्यूक्लियर पावर ड्रोन सबमरीन का टेस्ट किया था, जो चीन के किसी भी पानी के नीचे चलने वाली जो गतिविधि है उस गतिविधि को पकड़ सकती है। हिंद महासागर का एक और मोर्चा है श्रीलंका। श्रीलंका ने 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया था। चीन ने इसे कमर्शियल पोर्ट बताया, लेकिन भारत को मालूम था कि यह रणनीतिक सैन्य पोर्ट में बदल सकता है। और 2022 में जब एक चीनी सर्वे जहाज युआन वांग 5 ने हम्बनटोटा में डॉक किया, तब भारत ने श्रीलंका पर जबरदस्त कूटनीतिक दबाव डाला। भारत जानता था कि यह कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि डुअल यूज सर्विलांस शिप है जो सैटेलाइट डेटा और मिसाइल टेस्टिंग की जासूसी कर सकता है। उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य सामग्री और फाइनेंशियल मदद देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की और अब श्रीलंका बना हुआ है भारत और चीन के बीच का समुद्री रणक्षेत्र। तो अब बात करते हैं मालदीव की, जो भले ही छोटा द्वीप है लेकिन सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन ने वहां चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया और अरबों डॉलर निवेश किया। 2023 में मालदीव की सरकार भारत को वहां से कुछ सैन्य स्टाफ हटाने के लिए भारत को कहा था वहां की सरकार ने, जिसने संकेत दिया कि चीन वहां गहरी पैठ बना रहा है। भारत ने भी जवाब में मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशेल्स जैसे देशों में रक्षा समझौते किए और अपनी कोस्टल रडार चेन्स को बढ़ाया ताकि पूरे हिंद महासागर की निगरानी हो सके। ये एक सॉफ्ट पावर बनाम से चेक बुक डिप्लोमेसी की लड़ाई है। अब आते हैं दो सबसे बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं पर। क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बनाम BRI मतलब चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन BRI के जरिए हर छोटे बड़े देश को कर्ज में जकड़कर अपनी समुद्री उपस्थिति बढ़ा रहा है। वही क्वाड एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का नारा दे रहा है। तो 2021 में क्वाड ने एक समझौता किया कि सभी सदस्य देश हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में सबमरीन केबल्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉरिशस सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसके जवाब में चीन ने मालदीव, जिबूती और सेशेल्स में नेवी सहयोग की बात शुरू कर दी। इस टकराव में असली सवाल ये नहीं कि कौन कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि किसकी पहुंच कितनी गहरी है और किसकी पकड़ कितनी स्थायी। अब इस लड़ाई का सबसे प्रतीकात्मक रूप देखते हैं, जहां जो दो देशों ने समुद्र में मोती छिपाए हैं, लेकिन अपने अपने रंग के। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में अगर हम देखें तो ग्वादार पाकिस्तान वाला पोर्ट, हम्बनटोटा श्रीलंका वाला पोर्ट और कैकपयू ये म्यांमार वाला पोर्ट, दिबूची मतलब जिबूती ये हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका का, और मालदीव्स एक प्रकार से क्या है, इन्फ्लुएंसिव बिल्डिंग्स बना रहा है। अब भारत के नेकलेस ऑफ डायमंड्स की बात करें तो देखो, एक
डुकम पोर्ट ओमान का, चाबहार ईरान का, और एसम्पसन आइलैंड ये सेशेल्स का है, और एक है एजावेला आइलैंड ये मॉरिशस का है, और एक है सवांग पोर्ट ये इंडोनेशिया का है। तो यह लड़ाई अब शतरंज बन चुकी है, जहां हर पोर्ट एक घोड़ा है, हर स्ट्रेट एक हाथी और राजा है, और हिंद महासागर की कमान। अब तक हमने देखा कि कैसे भारत, चीन और अमेरिका हिंद महासागर में अपनी उपस्थितियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई सतह से नीचे उतर चुकी है, पानी के नीचे, जहां सोनार की आवाज़ों ही हथियार है और सन्नाटा ही रणनीति। तो पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की नौसेनाएं सरफेस शिप्स से ज़्यादा निवेश कर रही हैं अंडर वाटर ऑटोनोमस व्हीकल्स पर। यह ऐसे ड्रोन होते हैं जो पानी के नीचे जाकर शत्रु की सबमरीन को जानकारी इकट्ठा करते हैं, केबल्स और कम्युनिकेशंस लाइन्स को इंटरप्ट करते हैं और खुफिया निगरानी में क्रांति ला रहे हैं। चीन का दाव देखो यहाँ पर, क्या चीन ने क्या दाव खेला है। तो 2020 में चीन ने एक साथ 12 अंडर वाटर ड्रोन्स हिंद महासागर में छोड़े थे, जो इंडोनेशिया के रास्ते म्यांमार और बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए थे। इन ड्रोन्स ने समुद्र की गहराइयों में सोनार मैपिंग की ताकि भविष्य में सबमरीन बेस बनाए जा सके। तो भारत की तैयारी क्या रही इसमें? तो डीआरडीओ ने भी AUV मतलब ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स विकसित किया है, जिसकी टेस्टिंग अंडमान निकोबार के पास हुई। इंडियन नेवी ने डीप सी लिसनिंग स्टेशंस का नेटवर्क तैयार किया है, जो किसी भी अघोषित चाइनीज सबमरीन की हलचल पकड़ सकता है। यह जंग अब सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि सागर की आत्मा तक पहुंच चुकी है। जिस देश के पास अटैक सबमरीन की संख्या ज्यादा है, वह युद्ध में अग्रणी माने जाते हैं। भारत के पास क्या है? INS अरिहंत, भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन SSBN। INS एक और है इसके पास, INS कलवरी क्लास। तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स विथ स्टील्थ कैपेसिटी। तो भारत अब 17 से ज़्यादा सबमरीन ऑपरेशन में ला चुका है। चीन के पास क्या है? करीब 60 से ज़्यादा सबमरीन्स हैं, जिनमें 12 न्यूक्लियर पावर्ड है। सबसे खतरनाक है टाइप 094 जिन क्लास SSBN, जो 8000 किलोमीटर रेंज तक मिसाइल दाग सकता है। अमेरिका के पास US नेवी की वर्जीनिया क्लास सबमरीन को दुनिया की सबसे घातक माना जाता है। उनका सोनार सिस्टम इतना सटीक है कि वो किसी एनिमी वेसल्स को 500 नॉटिकल माइल्स दूर से पकड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने डियागो जॉर्जिया बेस को सबमरीन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में पुनः तैयार किया है, और हिंद महासागर की सबसे खुफिया तैयारी ये चल रही है। अब आते हैं बहुपक्षीय तैयारी पर, यानी क्वाड पर। क्वाड यानी इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने 2022 में एक संयुक्त रणनीति अपनाई, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी IPMDA। इस योजना के तहत क्वाड देश हिंद महासागर के ऊपर और नीचे दोनों सर्विलांस साझा कर रहे हैं। क्या क्वाड देश जो है ना, जो वो साझा कर रहे हैं, और सैटेलाइट इमेजनरी सबमरीन ट्रैकिंग और मॉरिशस ट्रैफिक को रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। भारत का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC IOR गुरुग्राम में काम करता है और 50 से ज़्यादा देशों का मैरीटाइम जानकारी देता है और समुद्री
पायरेसी, समुद्री पायरेसी एक, क्या नाम है इसका, हाँ, समुद्री पायरेसी, स्मगलिंग और चाइनीज वेसल्स मूवमेंट्स पर नजर रखता है ये। तो यह आईएफसी अब क्वाड का डाटा हब बन चुका है। अब सैटेलाइट की बात करें, आज की नेवल ताकत सिर्फ सबमरीन तक सीमित नहीं है, बल्कि कौन कितने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट समुद्र के ऊपर तैनात कर सकता है वही निर्णायक बनता है। तो भारत के पास है कार्टोसैट, RISAT रीसैट, ओशिनसैट, जो हर 6 घंटे में पूरी इंडिया ओशियन रीजन का स्कैन करते हैं। अमेरिका ने हिंद महासागर के ऊपर डेडिकेटेड नेवल सैटेलाइट तैनात किए हैं। चीन के पास भी गाओफैन और योगैन सैटेलाइट हैं जो सर्विलांस में सक्षम है। अब तो एआई की मदद से डीप सी इमेज को रियल टाइम डिकोड किया जा रहा है ताकि किसी भी सबमरीन मूवमेंट, इलीगल फिशिंग या फिर नेवल बिल्डअप की जानकारी तुरंत मिल सके। ये जो अंडर वाटर जंग चल रही है वो आज भले ही ठंडी लगे, लेकिन अगर एक चाइनीज सबमरीन भारत के किसी क्रिटिकल पोर्ट के पास आ जाती है, या अगर इंडो यूएस जापान नेवल एक्सरसाइज में कोई चाइनीज वेसल घुस आता है, तो ये शीत युद्ध बहुत जल्दी गर्म युद्ध में बदल सकता है। सवाल फिर इतना है, कौन पहले ब्लिंक करेगा? महासागर पर वही राज करता है जिसकी नौसेना न सिर्फ तटों की रक्षा करती है बल्कि तूफानों के पार जाकर दूसरों के सागर में लहरें उठाती है। भारत इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ब्लू वाटर नेवी बनने की ओर। जो ब्लू वाटर नेवी वह होती है जो देश की सीमाओं से दूर तक जाकर सैन्य और रणनीतिक ऑपरेशन कर सके, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की रक्षा कर सके और आवश्यकता पड़ने पर दुनिया में किसी भी मोर्चे पर सैन्य प्रभाव दिखा सके। भारत की तैयारी कितनी है यहाँ तक? जैसे INS विक्रांत मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, तो भारत की आत्मनिर्भरता की इसमें हमें झलक देखने को मिलती है। एक और है INS विशाल, प्लान्ड सुपर कैरियर है, भविष्य की गेम चेंजर ताकत। INS अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो समुद्र के नीचे से परमाणु प्रतिरोध कर सकता है कौन? INS अरिहंत। और नेवी का लक्ष्य 2030 तक 200 से ज़्यादा युद्ध पोतों की शक्ति को बढ़ाना है। इसके अलावा भारत ने मैरीटाइम 38 कमांड की स्थापना की तैयारी की है, जिससे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी समन्वित ऑपरेशन कर सके। यानी भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, प्रभुत्व की नीति अपना रहा है। भारत सिर्फ ताकत ही नहीं बना रहा, वो ट्रस्ट और पार्टनरशिप भी बना रहा है। अफ्रीका में अगर हम देखें तो भारत ने मॉरिशस और सेशेल्स में सर्विलांस सिस्टम और रडार स्टेशंस बनाए। 2024 में भारत अफ्रीका मैरीटाइम डायलॉग शुरू हुआ, जिसका मकसद था पायरेसी और स्मगलिंग से मिलकर लड़ना। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखें तो इंडिया इंडोनेशिया शबांग पोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। मार्को स्टेट के मुहाने पर भारत की नज़र यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ लॉजिस्टिक्स पैक्ट, जिससे भारतीय जहाज वहाँ रिफिल और रिपेयर कर सके। ये सब मिलकर एक नए महासागरीय नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत का समुद्री परिवार। अब बात करते हैं अमेरिका की US इंडो पैसिफिक कमांड, यानी US इंडो पैसकॉम, मतलब पेकॉम, तो UNINDOPACOM, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफाइड मिलिट्री कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है
हवाई में, और जिसकी पहुंच है हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक। तो अमेरिका का इरादा क्या है? चीन को कंटेन करना। चीन की नौसेना अब अमेरिका के बराबरी पर आ रही है। भारत को रणनीतिक साझेदार बनाना ताकि अमेरिका की बर्डन शेयरिंग हो सके, और दक्षिण एशिया में स्थायी मिलिट्री एक्सेस बनाए रखना। तो भारत की दुविधा कहाँ पर है, ये भी अगर हम देखें तो क्वाड और मालाबार एक्सरसाइज में भारत अमेरिका साथ है, लेकिन भारत अभी भी स्ट्रेटजिक ऑटोनोमी पर जोर देता है, यानी ना नाटो स्टाइल अलायंस ना पूरी दूरी। सवाल यह है, क्या भारत अमेरिका की छाया में रहकर स्वतंत्र नेतृत्व कर सकता है? तो चीन को सबसे ज्यादा डर है कि भारत की मलक्का डायलेमा से निकलने की काबिलियत है। तो भारत के पास अंडमान निकोबार से मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करने की क्षमता है। भारत के पास है चाबहार पोर्ट, जिसमें चीन का ग्वादार बैलेंस हो सकता है, और भारत की नौसेना अब हिंद महासागर में सी कंट्रोल और सी डैनियल दोनों कर सकती है। इसका मतलब साफ है, चीन को अपने मैरीटाइम सिल्क रोड के सबसे अहम हिस्से पर भारतीय दबाव का डर है। इसलिए चीन हर छोटा द्वीप, हर छोटा देश और हर बंदरगाह को अपने पैसे और निर्माण क्षमता को खरीदने में लगा है। भारत की चुनौतियां क्या है? लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत अभी भी सुपर पावर नहीं बना है। चुनौतियां हैं फंडिंग। तो नौसेना का बजट आर्मी और एयरफोर्स से हमेशा कम रहा है। प्राइवेट शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी चीन की तुलना में कमजोर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अमेरिका और रूस अक्सर देरी करते हैं, लेकिन भारत के पास है विजन, विल पावर और सबसे बड़ी बात भूगोल का वरदान। भारत के तटों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो हिंद महासागर का नैसर्गिक प्रहरी मतलब न्यूट्रल गार्जियंस बनता है। कभी इंसान ने मसालों के लिए समुद्र में युद्ध किए, फिर तेल के लिए लड़े, और अब इस सदी में समुद्र के नीचे छिपी केबल्स और डेटा के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, ये दुनिया में हर सेकंड जो करोड़ों व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल सर्च चल रहे हैं, उनका 97% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स से गुजरता है। इन केबल्स की ताकत इतनी है कि अगर कोई दुश्मन इन्हें काट दे तो पूरा देश अंधा और बहरा हो जाएगा। हिंद महासागर में एशिया यूरोप केबल्स का सबसे अहम रास्ता यहीं से गुजरता है। चीन ने पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका केबल एक्सप्रेस यानी पीस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे ग्वादर होते हुए अफ्रीका और यूरोप से सीधा जुड़ सके हुए। तो अमेरिका और भारत इस केबल को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे चीन को डेटा निगरानी का रास्ता मिल सकता है। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया और जिबूती के पास अपनी अंडर वाटर केबल सिक्योरिटी स्टेशन बनाए हैं, ताकि चीन के पीस केबल्स को मॉनिटर कर सके। तो इसका डेटा इस समय क्या बना है? आधुनिक काल का नया तेल बन गया है, नया ईंधन बन गया है। आज जो डेटा है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन चुका है, और समुद्र के नीचे की इन केबल्स के जरिए स्पाइंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और साइबर सैबोटेज सब कुछ संभव है। इसलिए हिंद महासागर का अगला युद्ध हो सकता है मिसाइल से नहीं, केबल्स और सर्वर्स को काट कर लड़ा जाए। अब आते हैं एक और साइलेंट लेकिन खतरनाक मोर्चे पर, सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स की जंग। क्यों? ताइवान दुनिया के 60% से ज़्यादा एडवांस चिप्स बनाता है, लेकिन उन चिप्स को दुनिया भर में भेजने के लिए हिंद महासागर के रास्ते
उसको क्या करना पड़ता है, कंटेनर शिप्स चलते हैं उसके सेमीकंडक्टर्स को शिपिंग करने के लिए। अगर हिंद महासागर अस्थिर हो गया तो दुनिया के मोबाइल, सुपर कंप्यूटर्स और यहाँ तक कि कार्स और प्रोडक्शंस तक रुक जाएगा। यानी जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है की जान हिंद महासागर में ही बसी है। अब युद्ध सिर्फ गोले बारूद से नहीं होगा, समुद्र में जहाज़ों पर लगे सेंसर्स, रडार्स, जीपीएस सिस्टम्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स हथियार से जाम किए जा सकते हैं। चीन की चाल क्या है यहाँ पर, तो वो आर्टिफिशियल आइलैंड पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स लगा रहा है ताकि भारतीय या अमेरिकी जहाज़ों के नेविगेशन सिग्नल को जाम किया जा सके। भारत का जवाब क्या हुआ, नाविक सैटेलाइट, मतलब नेविगेशन सिस्टम को मजबूत बनाया है भारत ने। नेवी में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यूनिट्स को बढ़ाया है और इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलांस सिस्टम के जरिए समुद्र में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की निगरानी की है। तो साउथ चाइना सी में चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, विवादित समुद्री इलाकों पर कब्जा जमाया और फिशिंग राइट्स छीनकर स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पकड़ लिए। अब यही मॉडल जो हिंद महासागर में अंडमान अपनाना चाहता है, लेकिन भारत, अमेरिका और क्वाड के कारण यह आसान नहीं होगा। फर्क क्या है, साउथ चाइना सी में एशियन देश आपस में बटे हुए हैं, लेकिन हिंद महासागर में भारत एक शक्तिशाली प्रहरी बनकर खड़ा है। इसलिए अपने 10 साल में हिंद महासागर दुनिया की सबसे बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक कंटेस्ट का मैदान बन सकता है, जहां डेटा, सेमीकंडक्टर्स, ट्रेड और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका भविष्य तय होगा। तो अगर हम बात करें तो दुनिया के कई युद्ध जमीन के टुकड़े पर लड़े गए, लेकिन भविष्य में युद्ध महासागरों की लहरों पर तय होंगे। और हिंद महासागर की लहरों पर आज जो तूफान उठ रहा है वह एक नए वर्चस्व की नींव रखने वाला है। अमेरिका और चीन का टकराव कई मोर्चों पर चल रहा है, व्यापार, तकनीकी, अंतरिक्ष और अब समुद्री रणनीति। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक रणनीतिक अखाड़ा नहीं, बल्कि अपने आर्थिक भविष्य की रक्षा करने का मैदान भी है। जब हम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो वह सिर्फ कूटनीतिक नीतियों तक सीमित नहीं है। यह नीति भारत को हिंद महासागर से होकर इंडो पैसिफिक की सत्ता का केंद्र बनाने की दिशा में ले जाती है। इसी दिशा में भारत ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI लॉन्च किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, समुद्री संसाधनों का संरक्षण, समुद्री संपर्क और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे बिंदु शामिल हैं। यह एक साफ संकेत है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव भूमिका में है। भारत अब सिर्फ समुद्री खतरों को रोकथाम नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीतिक गहराइयों को फैला भी रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एक स्ट्रेटजिक आउटपोस्ट की तरह विकसित करना, यानी ऐसा पॉइंट जहां से पूरे मलक्का स्टेट पर निगाह रखी जा सके, यह एक क्रांतिकारी कदम है। INS बाज, जो कि अंडमान में स्थित है, यह भारत की निगाहों को पूर्वी समुद्र की ओर फैला रहा है। यह एयरबेस आज भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली का सबसे सशक्त उदाहरण है। यहाँ से विमानों का जो रेंज है सीधे मलक्का से आगे तक जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। भारत ने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन IFC-IOR भी स्थापित किया है, जो 21 से ज़्यादा देशों के साथ रियल टाइम समुद्री सुरक्षा डेटा साझा करता है। यह भारत को समुद्र में इंफॉर्मेशन सुपर पावर बना रहा है। अब सवाल उठता है, क्या भारत यह जंग जीत सकता है?
इसका जवाब सीधा नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु स्पष्ट हैं। भारत के पास भौगोलिक लाभ है, यानी उसका स्थान ही उसे गेटकीपर ऑफ द इंडियन ओशियन बनाता है। भारत के पास स्थिर लोकतंत्र है जो वैश्विक साझेदारियों को आकर्षित करता है, और भारत के पास अब रणनीतिक इच्छा शक्ति भी है जो दशकों बाद आज सशक्त दिखाई दे रही है। लेकिन चीन का मुकाबला आसान नहीं है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के तहत और श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में लगातार बंदरगाह बना रहा है। ग्वादर से हम्बनटोटा तक उसकी मुहरें बिछ चुकी हैं, और अमेरिका वह एक बैलेंसर की भूमिका में है। वह नहीं चाहता कि चीन हिंद महासागर में अपनी बादशाहत स्थापित करे। इसी कारण अमेरिका भारत के साथ क्वाड, मालाबार एक्सरसाइज और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट्स जैसे समझौते कर रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि अमेरिका और चीन दोनों के हित अंततः स्वार्थ प्रधान है। भारत को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा, ना तो चीन से टकराव की स्थिति को बढ़ाना और ना ही अमेरिका की रणनीतिक से पूरी तरह घुल जाना। तो भारत को चाहिए एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर समुद्री नीति जो सुरक्षा, व्यापार और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए। आज जब हिंद महासागर में सबमरीन वारफेयर, साइबर नेवल अटैक्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलपमेंट जैसे खतरे बढ़ रहे हैं, तो भारत को सिर्फ समुद्र की सतह पर नहीं, उसकी गहराइयों में भी ताकतवर बनना होगा। भारत के वैज्ञानिक अब डीप सी माइनिंग, अंडर वाटर ड्रोन्स और नेवल एआई सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। डीआरडीओ, इसरो और नौसेना मिलकर एक नया समुद्री भविष्य रच रहे हैं। आने वाले 10 वर्षों में हिंद महासागर वह रणनीति बन सकता है जहां भारत की शक्ति, चीन की मंशा और अमेरिका की रणनीति टकराएगी, और इस टकराव से निकलेगी एक नया विश्व का संतुलन। और इस संतुलन में भारत अगर अपने समुद्री हितों को सुरक्षित रख पाया तो वह न सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत रहेगा बल्कि एक समुद्री महाशक्ति के रूप में उभरेगा। समुद्र की गहराइयों में जो ताकत होती है वह अक्सर दिखती नहीं, लेकिन जब यह उठती है तो महाद्वीपों की दिशा बदल देती है। भारत का समय आ चुका है अपनी समुद्री विरासत को सामरिक शक्ति में बदलने का। ये सिर्फ लहरें नहीं, ये भारत की नियति की आवाज़ है। हिंद महासागर में जमीन हर लहर पूछ रही है, क्या भारत तैयार है? और इस सवाल का जवाब हमें ही देना है, रणनीति से, शक्ति से और संकल्प से। जियो डिकोड में आज इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वैश्विक रणनीति की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो भूगोल को समझता है वही राजनीति को बदलता है। जय हिंद, जय भारत।